हेलो एवरीवन। पिछला 2 सेट के बाद आज ये तीसरा सेट है आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और इसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10 प्रश्न हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला दोनों वीडियो देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो निश्चित तौर पे आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। खैर, सामान्य तौर पर हम आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का वक्त देते हैं। यहाँ पर भी आपको 5 सेकंड का ही वक्त मिलेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसमें थोड़ा आपको अधिक समय की आवश्यकता होगी। तो उन 2 प्रश्नों पर आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। और जैसा कि पिछले दोनों वीडियो में मैंने ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक बातें आपको समझाई और बताई हैं, यहाँ पर भी ये काम जारी रहेगा। तो हम लोग अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से इस बात में अलग है कि भारत में। इसके बाद आपका ऑप्शन है। सही उत्तर है इसका सी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत में। अब इसको समझ ले हम लोग। संसदीय व्यवस्था में जो प्रावधान होते हैं, इसके संदर्भ में मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको निश्चित तौर पर देख लें। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न को समझने के लिए, तो संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र के और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से कार्यपालिका होती है। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना तो होती है और द्विसदनीय व्यवस्था भी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। अब ब्रिटेन में भी ये द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, बाकी बातें समान हैं। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में है, ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि वहाँ संसद सर्वोच्च है और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका खारिज नहीं कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है बी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को संबोधित कर ऐसा कर सकता है। बाकी ऑप्शन पर एक नजर डाल लें। जैसे सबसे पहले ऑप्शन ए, उसमें लिखा हुआ है कि वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार या उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 94 में ऐसी व्यवस्था है कि लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन पूर्व की सूचना पर उनको पदमुक्त कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण नहीं करते हैं। अब पहला वाला अगर गलत है तो इसका ये अर्थ हुआ कि ऑप्शन डी को देखें, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जब पहला वाला गलत हो गया तो सभी सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और पहला वाला अगर सही है तो बाकी सभी गलत भी नहीं हो सकते हैं, उपरोक्त सभी गलत नहीं हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी को देखें। जरूरी नहीं कि पद धारण करते समय वह सदन का सदस्य हो, लेकिन पद धारण करने के बाद उसे 6 माह के अंदर सदस्यता अवश्य प्राप्त करनी होगी। दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का चयन अपने सदस्यों में से ही होता है। ये जो व्यवस्था है कि 6 माह के अंदर उनको सदस्यता हासिल करनी होगी, ये बात मंत्री परिषद के लिए लागू होती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर सदन का सदस्य नहीं है तब भी उसको मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वह 6 माह के अंदर उसको सदस्यता हासिल करनी होगी किसी भी एक सदन से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर है कि निम्नांकित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? मतलब कौन से देश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जापान, चीन और स्वीडन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और ब्राजील इससे अलग है, वहां संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगर हम लोग
अन्य वैसे देशों को देखें जहां की एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो जापान, चीन और स्वीडन के अलावा फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली में, ब्रिटेन में और नॉर्वे में यहां भी एकात्मक शासन व्यवस्था कायम है। जबकि ब्राजील में संघात्मक व्यवस्था है। भारत में भी आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है। भारत के अलावा स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रसिया में भी संघीय शासन व्यवस्था की सरकार कायम है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें हम लोग। यहां पर आपको टाइम ज्यादा दिया जाएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा आपको सोचने का वक्त चाहिए। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, आप देख लें एक बार इसको। इसका सही उत्तर है सी, और सी में ऑप्शन है 1, 2 और 5। तो 1 में है कि संघीय व्यवस्था में विद्यमान विधायिका का चुनाव कराना। तो संघीय व्यवस्था में सरकारें 2 स्तर पर काम करेंगी, संघ के स्तर पर संसद और राज्य के स्तर पर विधानमंडल। इसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये काम भी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन 3 को देखें, स्थानीय संस्थाओं का चुनाव कराना। ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं होता है बल्कि क्षेत्रीय चुनाव आयोग का होता है, क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग का होता है। चौथा, यदि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का माहौल नहीं है तो वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्यपाल करते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 356 में प्रावधान है। और 5वां नंबर पर है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराना, चुनाव का निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करना, ये चुनाव आयोग का काम होता है। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 5 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 73rd संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 के का संबंध है। 243 क्लाउज के का संबंध है। सही उत्तर है पंचायतों के लिए निर्वाचन से। ऑप्शन बी, पंचायतों के लिए निर्वाचन से। बाकी ऑप्शन को भी समझ लें। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 243 बी। सी में है पंचायतों का कार्यकाल, उसका अनुच्छेद है 243 ई। और पंचायतों में आरक्षण ये 243 डी में है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसको कि 1992 में संसद में पारित किया गया और भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था कि वित्त आयोग को एक अस्थायी निकाय बना दिया जाए? सही उत्तर है डी, मतलब कि राजमन्नार समिति। बाकी समितियों के आयोग के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहां देख लें। सरकारिया आयोग न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में गठित किया गया था 1983 में, 1983 में, और 1987 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें 3 सदस्य थे, तो रंजीत सिंह के अलावा जो बाकी 2 सदस्य थे वो थे SR सेन तथा दूसरे थे B शिवरामन। ऑप्शन बी में मदन मोहन पुंछी आयोग की बात की गई है। ये 4 सदस्यीय आयोग था और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, जिसने कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं केंद्र राज्य संबंध के ऊपर। उसके बाद ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक आयोग। पहले ये जान लें कि अगस्त 2005 में वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी, जैसे कि
लोकपाल को संवैधानिक मान्यता दी जाए और लोकपाल का नाम राष्ट्रीय लोकायुक्त रख दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया था कि सांसद विकास निधि और विधानसभा सदस्य विकास निधि को समाप्त कर दिया जाए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो यहाँ पर यह भी जान लेना बेहतर होगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी और बाद में हनुमंतैया ने इस आयोग की अध्यक्षता संभालने का काम किया था। चौथा ऑप्शन है राजमन्नार समिति, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। इस समिति का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था और इस समिति ने कुछ और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जहां से पूर्व में क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में आए हैं। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, मतलब भारत में आईएएस और आईपीएस नहीं होने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण सुझाव राजमन्नार आयोग के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में किसी एक दिन की तारांकित प्रश्न सूची में 20 प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सूची में डैश खाली स्थान प्रश्न होते हैं। इसका सही जवाब है 230, मतलब ऑप्शन बी। यहां पर तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न का अर्थ जान ले। तारांकित प्रश्न वैसे होते हैं जो कि मौखिक पूछे जाते हैं और मौखिक पूछे जाने वाले प्रश्न के संदर्भ में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जबकि अतारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित में दिया जाता है और लिखित उत्तर के दौरान इसमें कोई अनुपूरक प्रश्न या उत्तर नहीं दिए जाते हैं और अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए सदन को 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। इसके अलावा यह भी जान लें कि कोई सदस्य तारांकित एवं अतारांकित श्रेणी का एक दिन में 5 से अधिक सवाल नहीं पूछ सकता है। साथ ही एक ही दिन में कोई एक सदस्य राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 1 तारांकित प्रश्न भी पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, जिसका अभिप्राय है। चूंकि ये क्वेश्चन भी लंबा है इसलिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप इसको आराम से देख लें। इसका सही जवाब है डी, जिसमें कि 2 और 4 सही हैं, बाकी गलत हैं। अब इसको हम लोग समझ लें। ऑप्शन 1 जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्वयं पर भी बंधनकारी होता है। मतलब ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको अपने ऊपर भी लागू करना होगा, ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। और संविधान में जिस जुडिशियल रिव्यू का हम लोग बात करते हैं या जो प्रावधान है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को जनहित में रिव्यू भी कर सकती है, मतलब अपने निर्णय को बदल भी सकती है। दूसरा, वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो दंड दे सकता है। ये सही है कि वो इसके लिए दंडित कर सकता है। यहाँ पर यह भी जान ले कि संविधान में अवमानना के संदर्भ में पूरी व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन 2 सही है। नंबर 3 में है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में चले महत्वपूर्ण मुकदमों के अभिलेख को इसे सुरक्षित रखना होता है, ऐसी कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं है। और चौथा है, इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है तथा किसी भी न्यायालय में इस प्रश्न पर मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आपको अभिलेख न्यायालय का अर्थ जानना होगा।
अभिलेख न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 129 में है, जिसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लिखित होते हैं, और दूसरा ये कि इनके सभी निर्णयों को साक्ष्य के रूप में संपूर्ण भारत के सभी अदालतों में प्रस्तुत किया जाता है और उनके लिए ये बाध्यकारी होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राज्यपाल का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा वे मनोनीत किए जाते हैं, ऐसी व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका सही उत्तर है बी, मतलब जहां कनाडा लिखा हुआ है। यहां आप ये जान लें कि राज्यपाल का जो पद है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, लेकिन राज्यपाल का जो चुनाव या नियुक्ति का या मनोनयन का जो प्रक्रिया है उसको कनाडा से लिया गया है, क्योंकि कनाडा में ही राज्यपाल को वहाँ के गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था अपनाई गई है। ब्रिटेन के संविधान से रूल ऑफ लॉ रखा गया है, विधान निर्माण की प्रक्रिया को शामिल किया गया है, संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता का वहीं से प्रावधान किया गया है, और साथ ही राष्ट्रपति की जो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, संवैधानिक स्थिति, इसका प्रोविजन भी वहीं से लिया गया है। फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्र को लिया है, साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना से संबंधित प्रस्तावना में शब्द हैं उसको भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग इस सेट के आखिरी प्रश्न पर। निम्नांकित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर बहस का अधिकार प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अन्य चीज़ों को अगर हम लोग देखना चाहें तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का है, ये संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया गया था। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली मतलब कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, और साथ ही 1861 के इस अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं वो ये है कि 1861 के इस अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार 3 स्थानों पर, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी को देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया था। जबकि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 2 व्यक्तियों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कि मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे उस दौरान और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, मतलब भारत में उस दौरान प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांट करके और द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में बाई कैमरल सिस्टम मतलब कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया था, और 1919 के इस अधिनियम के जांच के लिए ही 1927 में साइमन आयोग का गठन भी किया गया था। तो दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इससे संबंधित अन्य जानकारियां भी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी प्रतिक्रिया दें। अगले सेट में एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी लेकर के ही आएंगे, फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ। देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।